हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। और आज हम गणित का मॉडल पेपर एक सॉल्व करेंगे जो कि आपके 70 नंबर का रहने वाला है, जिसमें 20 आपके एमसीक्यू रहेंगे और आपका 50 नंबर का जो अतिलघु और लघु दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका 15, 18 और 24 का लसापे ज्ञात करना है। तो एक तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि आप देख लें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सभी से विभाजित हो जाए। जैसे 15 से 90 तो कट जाएगा, 18 से भी 90 कट जाएगा, लेकिन 24 से 90 नहीं कटेगा। ठीक, अब देखो 15 से 120 तो कट जाएगा, लेकिन 18 से नहीं कटेगा, 24 से भी कट जाएगा, यानी ये भी नहीं सही है। 15 से इसे चेक कर लेते हैं। 15 एकम 15, 9 बचेगा ना, 15 छक्का 90, 16 टाइम से लग जाएगा। 18 से चेक कर लेते हैं, 18 एकम 18, और ये बचेगा यहाँ पे 6, तो ये नहीं कटेगा 18 से, तो यानी ये भी नहीं हो सकता। ये देखो, ये कट जाएगा तीनों से। ठीक, देखो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। सेक थीटा की वैल्यू क्या है? 2 है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो देखो सेक थीटा मतलब 2 है, यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/2 होगी। कॉस थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा हमारा 60 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। यदि किसी वृत्त यदि किसी आवृत्ति का वितरण माध्य इतना है, माध्यिका इतनी हो, तो बहुलक कितना होगा? तो एक आपने बहुलक का फॉर्मूला रिलेशन पढ़ा होगा, जो कि आपके माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध बताता है। वो फॉर्मूला आपको रिकॉल करना है। मीडियन, मोड और मीन का जो फॉर्मूला होता है। ठीक, इस फॉर्मूले के अनुसार क्या होता है कि जो हमारा बहुलक होता है ना, बहुलक होता है, ये बराबर होता है आपके 3 गुणे माध्यिका, और इसमें से घटाना होता है आपको 2 गुणे माध्य। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मोड। 3 इंटू मीडियन और माइनस का 2 इंटू मीन। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो बहुलक हमसे पूछा, यानी यहाँ पे 3 गुणे माध्यिका कितनी है? 21 है। घटा दो, 2 गुणे मीन कितना है? इंटू यहाँ पे लगा लो 20.5। तो 21 से 63, माइनस का 20 दूना 40, 1 41 हो जाएगा। तो 2 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, अक्सर बच्चे इसे इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है? tan1, tan2, tan3, ऐसे tan89, और यही वैल्यू हमसे पूछी है। तो देखो tan1 डिग्री और tan89 डिग्री, देखो तो tan1 डिग्री ऐसा लिखा रहने दो, और tan89 को हम क्या लिख सकते हैं? tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री। और ये कितना होता है? ये होता है cot 1 डिग्री। tan 1 cot 1 क्या होता है? 1 होता है। तो इनका और इनका 1 हो जाएगा प्रोडक्ट, इनका इनका 1 हो जाएगा। इसी तरह इसका इसका, ऐसे पेयर बनते चले जाएंगे, लेकिन आपका बीच में एक आएगा tan 45 डिग्री, जिसका प्रोडक्ट जो किसी से बनेगा नहीं। तो लेकिन उसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो ओवरऑल आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि जो समीकरण दी गई है इसके मूल बराबर हैं। मूल बराबर कब होते हैं? जब हमारा डी 0 के बराबर होता है। ठीक, तो देखो 3x² + 5x - q, तो इसका डी निकाल लो। डी कितना है? b² यानी 25 माइनस 4 इंटू ए 3, सी कितना है? माइनस का q। इसे 0 के बराबर कर दो, तो ये 25 बराबर हो जाएगा माइनस का 12 क्यू, यानी क्यू की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 25/12। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी इसका 11वां पद क्या होगा? तो देखो A11 हमें बताना है, तो ये क्या होता है? A + 10d। तो ए कितना है? माइनस का 62 है, प्लस 10, डी कितना है? प्लस का 3 है, तो माइनस का 62 प्लस का 30, यानी कि माइनस का 40, सॉरी माइनस का 32। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप के केंद्र पर चाप मतलब 30 डिग्री कोणांतरित संगत चाप की माप क्या होगी?
अच्छा, आपसे ये पूछा गया है, ये जो चाप की लंबाई होगी ये कितनी होगी? ये 30 डिग्री बता दिया गया है और ये 6 सेंटीमीटर बता दिया गया है। तो 30 बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई, आर कितना है आपका? 6 है ना, तो इतना रख दो। ये क्या हो जाएगा? 12, 6 दूनी 12, यानी कि 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या आपकी सी है, 9 √9 है। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं के, इसका आंसर 2 होगा। देखो, ये एक व्यास है ना, यहाँ पे केवल आप 2 समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और अगर केवल वृत्त में पूछ ले तो आप अनंत भी उत्तर बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ऐसे एक, ऐसे। तो आप बहुत सारी स्पर्श रेखाएं जो समांतर खींच सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? 2/7 होगा। देखो क्यों, अधिवर्ष क्या होता है? मतलब लीप वर्ष। ठीक, तो 52 सप्ताह तो ऐसे नॉर्मल ईयर में होते हैं, तो 52 × 7 कर लो, 7 दूनी 14। ये मैंने कल भी आपको कराया था मॉडल पेपर में। और ये एक, 7 × 5 = 35, एक 36, 364 दिन हो गए। लेकिन अधिवर्ष में तो आपके 366 दिन होते हैं ना, तो ये जो 2 दिन है ये आपके सोमवार और कोई एक अदर दिन हो सकता है। तो सोमवार होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2/7 हो जाएगी। ठीक, साइन 15 और कॉस 75 की वैल्यू क्या है? 1 है। आप 90 - 15 करेंगे, कॉस 75 ऊपर भी आ जाएगा और इससे निकल आएगा। बिंदुओं इनके बीच की दूरी क्या है? तो देखो, इसके बीच की दूरी हो जाएगी 5 माइनस प्लस हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, माइन प्लस 0 - 0, तो इसका कोई मतलब है नहीं। तो ये कितना आ जाएगा? 5 2 17 का होल स्क्वायर यानी 17। इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो डी निकाल लो इसके लिए। बी स्क्वायर यानी 25 माइनस 4 × 4 × 2, 25 माइनस 4 × 4 = 16 यानी नेगेटिव आएगा। तो काल्पनिक, वास्तविक नहीं होंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 है, तो साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ पे स्क्वायर कर लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है? और माइनस का आपका क्या है? यहाँ पे आएगा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, इसकी वैल्यू क्या, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 0 होगा ना, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी ना, तो 1/2 बराबर हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, ये हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका फिर से होल स्क्वायर कर दो, इधर भी होल स्क्वायर कर दो, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, पावर 4 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और इधर क्या बनेगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इधर भेज दो, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर आ जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो 2, इसे हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसकी जगह हम 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसकी जगह 1/2 यहाँ पे हम लिख लेंगे, सॉरी, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 1/2 लिख देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं हम? 1/2 लिख देते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये 1/4 आ जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, यानी 1/2 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। एक और तरीका है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा किस थीटा के लिए बराबर होता है? थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री के लिए होता है कि नहीं? तो इसका आप स्क्वायर करें, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1/2, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, मतलब साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू हो जाएगी
1/4 इसी तरह कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू भी 1/4 हो जाएगी। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, तो ऑप्शन आपके पास बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैखिक समीकरणों के युग्म इसका और हलों की संख्या क्या होगी? तो देखो 1/3 और ये क्या है, A1 में A2, B1 में B2 क्या है, ये है 1/3 और C1 में C2 क्या है, ये है हमारा 8/16 यानी 1/2, यानी कि कोई हल नहीं होंगे। ठीक, सॉरी, ये ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि A1 में A2 बराबर है B1 में B2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है C1 में C2 के। अगर A1 में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 में B2 होता है तब हम क्या बोलते हैं कि एक अद्वितीय हल होता है। एक अद्वितीय हल होता है। अगर तीनों बराबर होते हैं तो अनंत हल होता है, लेकिन अब नहीं बराबर है तो हमारा कोई हल नहीं होगा। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी की एक दीवार पर टिकाने पर घूम से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से निचले से लेकर दूरी क्या होगी? देखो ये हमें बता दिया गया है, सॉरी, ये 10 मीटर है, ये 8 है, इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है, तो ये 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 8। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट मैंने बताया था आपको, 6 8 10 होता है, तो उसे भाग कर दो, 3 4 ठीक। एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का अंतर सदैव परिमेय संख्या रहती है। 1 + tan² ए अपॉन में 1 + cot² ए, तो ये क्या होता है हमारा sec² ए होता है, और ये क्या होता है cosec² ए होता है। sec² ए आपका 1/cos² ए होगा, cosec² ए ऊपर sin² यानी tan² ए बन जाएगा। ये एक द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो m की वैल्यू क्या होगी? तो d इसका क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो 144 माइनस 4 इंटू 3 इंटू m इक्वल्स टू 0, यानी 12 है। ये कट कर दो तो 12 बराबर m, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं उनके अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 9:25 होगा। ठीक, इतने क्वेश्चन आपके ये एमसीक्यू वाले हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि cos a बराबर √3/2 तो sin 2a की वैल्यू क्या होगी? तो cos 2a क्या है, √3/2 है, यानी कि a की वैल्यू क्या है 60 डिग्री 30 डिग्री, sin 2a 60 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू भी √3/2 है होगी। अब ये आयतन है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी? तो ये किसका घन है, 11 का घन है, यानी कि 11 सेंटीमीटर होगी। अब इनसे क्या है समदूरस्थ है, तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। देखो ये तरीका इसका मैं बता रहा हूँ। मान लो ये x, y बिंदु है और ये इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। 3, 6 है, ये 3 -3, 4 है। तो हम क्या करेंगे, दूरी फार्मूला लगा देंगे, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, x-3 का होल स्क्वायर माइनस का x+3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा y-4 का होल स्क्वायर माइनस का y-6 का होल स्क्वायर, यानी x+3 प्लस x-3 और यहाँ पे x-3 माइनस x और माइनस का 3 बराबर हो जाएगा y-4 प्लस y-6 और y-4 माइनस y+6। तो यहाँ पे 3 3 कट जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, तो ये 2x इंटू माइनस का 6 होगा बराबर होगा ये यहाँ पे 2y माइनस का 6 4 10, और यहाँ पे y कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 2 आएगा केवल। 2 से 2 कट कर दीजिए, माइनस का 6x बराबर आ जाएगा हमारा 2y-10 के, या इसको इधर लेकर आए तो 2y प्लस 6x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये संबंध आपका हो जाएगा। ठीक,
एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला लगेगा। आर की जगह ये रख देना, एच की जगह ये रख देना, ठीक है। और आई थिंक इसकी वैल्यू आर स्क्वायर होगा 1225, ठीक। देख लेना आप, मुझे ध्यान है शायद इतना ही होगा। दो संख्याओं का अंतर इतना है, दूसरी संख्या, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यानी x माइनस वाई आपको बताया गया है 26 है। फिर क्या होता है, एक संख्या यानी x बराबर है 3y के, तो बस यहीं पे 3y माइनस वाई कर दो 26 के, 2y बराबर 26 आ गया। एक क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। x बराबर 39 हो जाएगा, 39, 13 दोनों संख्याएं हो जाएंगी। इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं, तो देखो देखो मूल इसके ज्ञात करने हैं ना। x बराबर क्या होगा, -9 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 81 -4, 416 × 5 = 80 बटे 2 × 4, -9 प्लस माइनस 1/8, तो -10/8 कॉमा ये -8/8, ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। अब इसका क्या है, हमें बारंबारता हमें दी गई है, और ये क्वेश्चन आपके जो लघु वाला होता है ना उसमें है, और इसमें 5 खंड करने हैं ना, तो इसमें हमें मीडियन जो है माध्यक यानी कि है उसका हमें फॉर्मूला लगा देना है, और उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारा मीडियन क्या है। इसमें फॉर्मूला कौन सा वाला यूज होगा, देखो जब ग्रुप डाटा होता है ना तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। एक आपका फॉर्मूला होता है ये m या माध्यिका l प्लस n/2 माइनस सी एफ और अपॉन में f इंटू एच, ये एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले तो इसकी हमें सारणी बना लेनी होगी। अगर सी एफ की मैं सारणी बनाऊं ना, ये हो जाएगी 2 और ये 6, 7 6 13, 13 3 16 है, 16 2 18 है। देखो 4 2 6, 6 7 13, 13 3 16 2 18, 18 का आधा करो 9, 9 किस वाले में आएगा, इसमें आएगा, इसके नजदीक है, यानी कि ये हमारा f हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। ये हमारा इन दोनों का जो अंतर है ना, ये हमारा हो जाएगा h, और ये क्या हो जाएगा, हमारा l हो जाएगा। तो देखो फॉर्मूला में देखो 20 प्लस n/2, अब ये क्या है 9 है ना, 9 में से कितना घटाना है, हमें 4 घटा देना है, सी एफ ये है, ठीक। ये 6 घटा देना, सॉरी सॉरी 6 घटा देना हमें ये, ठीक। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होगी। एफ क्या है हमारा, एफ है 7, और एच कितना है 10 है। 20 प्लस 9 में से 6 गया, ये 3/7 × 10, इस यही फॉर्मूला है, आप आगे सॉल्व कर लेना, ठीक। कैलकुलेशन आप आगे कर लेना। अब ये अगला क्वेश्चन क्या है, दो अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट जाएं तो नई बनने वाली मूल संख्या से 27 अधिक होगी, संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं इसका भी फंडा आपको बता दे रहा हूँ। 10x प्लस वाई, ये एक संख्या है, इसके अंकों का योग, अंक क्या है इसके, x और y है। मैंने इसको अच्छे से अलजेब्रा वाले टॉपिक में एक्सप्लेन किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। तो यानी कि आपको बताया गया x प्लस वाई की वैल्यू हमें 9 बता दी गई है, और हमें ये बताया गया है 10y प्लस x, यानी कि अंकों को मैंने पलट दिया, तो ये मूल संख्या से 27 अधिक है, यानी कि ये 10x प्लस वाई से 27 अधिक है, ठीक। ये दो इक्वेशन बन गई, आप इनको सॉल्व कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो मान लीजिए ये कोई, एक मिनट जरा, मान लीजिए कि ये एक वृत्त है और ये केंद्र है इसका, और यहाँ से हम दो स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं, ठीक। तो हमें पता है ना कि ये
90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ये भी 90 डिग्री का एंगल होता है। और ये दोनों में क्या है, समान है। ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे, अतः ये बराबर इसके हो जाएंगे। ठीक, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एडीसी बराबर बीएसी, तो सिद्ध कीजिए सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। देखो, एक कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसकी बीसी भुजा पे एक बिंदु डी है, ठीक, कि एडीसी यानी कि ये वाला जो एंगल है ये बराबर है इस वाले एंगल के, कुछ ऐसा है। तो हमें सिद्ध करना है। देखो, इसका एक तरीका ये हो जाएगा कि हमें कौन कौन सी भुजा, सी ए स्क्वायर अपॉन में, अच्छा देखो, ये वाला एंगल क्या है, इसके बराबर आ गया है। ठीक, और हम क्या देख सकते हैं कि क्योंकि हमें एक एंगल तो बराबर आ गया है ना, हमें इसको प्रूव करना होगा समरूप है। समरूप हमें सिद्ध करने के लिए हम, और हाँ देखो, ये वाला ना एंगल जो होता है इसके और इसके सम के इक्वल भी होता है। आई थिंक ए डी सी इक्वल्स टू बी ए सी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत पढ़ रहा था, ये वाला एंगल बराबर है। वही मैं कहूँ कि ये आ क्यों नहीं रहा है, ये वाला एंगल जो होगा, मैं एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूँ। देखो, ये वाला जो एंगल है ना, ये इस वाले एंगल के हमारे क्या है, बराबर है। ठीक, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के टोटल, ये जो एंगल अगर थीटा है तो ये भी ये वाला एंगल भी थीटा होगा हमारा। और हमें क्या पता है, और हम क्या जान सकते हैं कि जो ये वाला एंगल है ना, ये दोनों त्रिभुजों में समान है, यानी दो एंगल हमें बराबर मिल गए, यानी कि दो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर मैं इसका ए बी सी देखूं और ये क्या है, ए बी सी, ठीक, तो हमारा एंगल क्या बराबर है, अगर मैं त्रिभुज का नाम लिखूं ए बी सी, ये सिमिलर कैसे हम लिखेंगे, अब ए बी सी तो हमें पता नहीं किसके बराबर है, लेकिन हमें ये पता है कि सी ए बी, यानी कि सी ए बी बराबर है इसके डी के, मतलब सी ए बी या बी ए सी क्या हमारा बराबर है, ए डी सी के। तो ये हो जाएगा हमारा डी और सी डी ए के। देखो, ये सी ए बी कर दिया ना, तो सी डी ए, तो ये त्रिभुज हम ऐसे लिखेंगे सी डी ए। तो इसकी जो भुजा हमारी रहेगी ना, बी सी या सी बी बोल सकते हैं, बी सी बटे ए सी जो बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी इसकी सी ए बटे में सी डी के। तो देखो, यहाँ से आ गया बी सी इंटू सी डी बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर के। ठीक, ये भी आपका प्रूफ हो गया। द्विघात समीकरण का व्युत्तर ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो 16 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ये 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो यानी कि मूल क्या होंगे, ये निगेटिव हो जाएगा, तो मूल क्या हो जाएंगे, से वो नहीं करेंगे, मतलब वास्तविक नहीं होंगे। सिद्ध कीजिए √7 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय, यहाँ पे अपरिमेय होना चाहिए, अपरिमेय संख्या है। √7 को हम क्या बोलेंगे, पी अपॉन क्यू के बराबर है, फिर स्क्वायर कर देंगे तो 7 पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर, तो 7 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब क्या है, पी स्क्वायर 7 को विभाजित कर रहा है ना, तो पी भी 7 को विभाजित करेगा। ठीक, तो 7 को मैं लिख सकता हूँ, जब p को मैं लिख सकता हूँ 7c, इसी तरीके से q को भी मैं आ जाएगा 7d, 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि 7 में कॉमन है, लेकिन हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि ये सहभाज्य है, सहभाज्य में एक के अतिरिक्त तो कुछ कॉमन होता नहीं है, तो वहां से प्रूफ हो जाएगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, एक नाव से जो पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, देखा गया उसी नाव को 4 मिनट से चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया, पुल तक पहुंचने में
टाइम कितना लगेगा, इसकी भी मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। देखो, मान लीजिए ये यहाँ पे कोई पुल है और ये इधर से नाव आ रही, सॉरी, नाव आ रही है, ठीक। तो किसी क्षण क्या है, ये क्या बना रही है एंगल 30 डिग्री, फिर 4 मिनट पश्चात क्या एंगल बना रही है 60 डिग्री, ठीक। ये एच मान लीजिए, और ये मान लीजिए नाव की चाल v है, तो 4 मिनट में इतना टाइम चलेगा, ठीक। और यहाँ पे v इंटू मान लीजिए t टाइम चलेगी, तो आपको पता चल गया ना, एच अपॉन में टेन 60 लगा लेना, ठीक। ये एच अपॉन में v इंटू टी हो जाएगा, टेन 30 लगा लेना, ये आपका हो जाएगा एच अपॉन में v4 प्लस वी टी। इसमें ये दोनों इक्वेशन आपकी पता है, आप डिवाइड करके सॉल्व कर लेना, या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर लेना, ठीक। एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर एक लंबवर्ती बेलन पर बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, इसमें थोड़ा पानी भरा है, यदि गोला पानी में पूरी तरह डूब जाता है तो बेलनाकार पानी की सतह से इतना बेलनाकार पानी की सतह से इतना ऊपर बढ़ जाता है, बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखो, ये कोई बेलन है, ठीक। और मान लीजिए पहले यहाँ तक पानी भरा हुआ था, फिर ये इतनी ऊंचाई तक बढ़ जाता है, ये ऊंचाई आपको बताई गई है, कितनी है 9 × 27 = 5 32/9 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसकी त्रिज्या r मान लूं, तो इतने क्षेत्र का आयतन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका πr²h। पाई आपको पता है, h आपको पता है, r² हमें नहीं पता है, ठीक। अब ये आयतन बराबर किसके होगा, गोले के आयतन के बराबर, ये होता है 4/3 πr³। ये सही है गया। और ये r1 कर लीजिए, ये r2 कर लीजिए, r1² h हमें कितना पता है 32/9 सेंटीमीटर, ये 4, और इधर की हमें r पता है 6 है, 6 × 6 × 6, ये 4 32, और यहाँ से आप 3 करिए, 3 करिए, 3 करिए, ये 2, मतलब कट जाएगा, 2 से कट करेंगे कट जाएगा, ये आ गया आपका 27, सॉरी 27 × 9, r² कितना आ गया 27 × 9, तो ये 9 × 27 × 9, यानी कि ये आ जाएगा 9√3, व्यास का हो जाएगा 18√3, ठीक। बेलनाकार बर्तन का व्यास इतना आ जाएगा। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क पर दूसरी ओर भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई। तो ये देखो, एक मंदिर की ऊंचाई कितनी है 15 मीटर है, एक इधर इस सड़क बनी है, इसके इधर इसका कितना ये एंगल है शीर्ष का, ये बता दिया गया हमें 30 डिग्री है, और साथ में हमें ये बता दिया गया है ये 45 है, यानी कि ये 45 है, यानी कि ये 15 है, यानी कि ये 15 है। तो हमें क्या है, भवन की ऊंचाई ये प्रूफ करनी है कि इतनी है 5 रूट, मतलब ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो इतनी ऊंचाई तो हमें पता है 15 मीटर हो जाएगी, हमें केवल इतनी ऊंचाई पता चल जाए, बस वो हम ऐड कर लेंगे। देखो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है 1/√3 बराबर h अपॉन में 15, तो h की वैल्यू क्या आ गई 15 अपॉन में √3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो इसे कट करोगे, 3×5 = 15, यानी h की वैल्यू क्या आ गई 5√3। इसमें ऐड कर लो 15 प्लस 5√3, 5 कॉमन ले लो, तो 3 प्लस √3 आ जाएगा, ठीक। अब ये क्या है sec θ-1 अपॉन में sec θ+1, ये sec θ+1 अपॉन में sec θ-1। देखो इसमें क्या करना है हमें, sec θ मतलब एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर क्या बन जाएगा sec θ-1 प्लस sec θ+1, नीचे क्या हो जाएगा sec² माइनस का 1, ये कैंसिल आउट हुआ 2 sec θ, और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या होता है, ये होता है आई थिंक tan²θ 2, और ये हो जाएगा cos θ, और ये sin²θ, और ये ऊपर रहेगा हमारा cos²θ, आई थिंक यही रहेगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा,
और ये क्या आ गया, तो गलत आ रहा है, सॉरी 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 सॉरी, ये हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा आएगा क्योंकि ये अंडर रूट में ही रहेगा, ये tan थीटा आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 cosec थीटा आपका आ जाएगा। एक नाव जिसकी चाल स्थिर चल में 5 किलोमीटर घंटा है, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही धारा के अनुकूल जाने में अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या बताया गया, 12 किलोमीटर चल रही है, हमें धारा की चाल पता नहीं है, हमें स्थिर जल में, तो देखो T1 मान लीजिए जब वो धारा के साथ बहेगी, और VR मैंने क्या मान लिया, धारा की चाल, तो VR +5 हो जाएगा ना, और ये टाइम 12 किलोमीटर तय करने में लगा है। T2 कब लगा है, 12 किलोमीटर लगा है, लेकिन जब 5 में से VR घट जाएगा। अब हमें क्या बताया गया है कि T2 जो है वो T1 से +1 है, T2 12/5 माइनस VR बराबर है 12/5 प्लस VR +1। इनको एक तरफ हम ले आएंगे, 12 कॉमन आ जाएगा, 5 अपॉन माइनस VR, और माइनस का अपॉन में 5 प्लस VR, ये हो जाएगा 1 के बराबर। अब आप यहाँ पे इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना। एक बेलनाकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, उसके कुल उसका कुल भीतरी आयतन इतना है, भीतरी व्यास की महत्तम ऊंचाई के बराबर है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ बेलनाकार हमारा कमरा है, ठीक। अब क्या बताया गया कि उसका, ये पूरे इसका आयतन कितना है, 48,510 है, भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। आई थिंक ये बात, चलो ठीक है, भीतरी व्यास यानी ये वाला व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है, यानी इस वाली ऊंचाई के बराबर है, यानी आर, सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन, ये आई थिंक बोला गया है कि ये जो एच है ना, ये इस डी के बराबर है, तो ये जो आर होगी ना, ये हो जाएगी h/2। तो आपको क्या करना है कि 2/3 पाई आर क्यूब प्लस इसका आयतन क्या है, इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू रख देंगे h/2, और यहाँ पे तो h है ही, ये h यहाँ तक का है ना, तो ये सारी वैल्यू रख के इसके इक्वल कर देंगे, तो h की हमें ऊंचाई मतलब h की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारे इसकी क्या होगी, कमरे की ऊंचाई होगी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है, अगर लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।